चलो बाबू, अब बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हैं, सबसे पहली बात तो यही पता होना चाहिए कि बिजनेस है क्या चीज़। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे बिजनेस से और फिर धीरे 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 कॉम्प्लेक्स चीज़ों को भी देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात बिजनेस की। चलो जी, अभी सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ। बाबू, हम बिजनेस की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, बिजनेस है क्या। और बाबू यही बता देता हूं मैं, इस डेफिनेशन से हम बिजनेस के 4 फीचर भी खत्म करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन है क्या। बिजनेस रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली एंगेज इन एन एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट एंड सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट। अब बेटा 4 फीचर जब क्लियर हो जाएंगे तो बिजनेस की डेफिनेशन 100% पूरी क्लियर होगी। ठीक है, अब 4 बातें समझने वाली क्या है, सबसे पहले ये समझो। बिजनेस रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली एंगेज, सबसे पहला मेरा मुद्दा ये। दूसरा मुद्दा मेरा ये, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट, वर्ड इज नॉट एंड, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट, सेल और एक्सचेंज, और बेटा एक है अर्न प्रॉफिट। ये 4 बिजनेस के फीचर भी हैं, लेकिन मेरा एनालिसिस 5 चीजों पे रहेगा। मैं गुड्स एंड सर्विसेज को भी, इसका भी डिस्कशन करूंगा, गुड्स एंड सर्विसेज का भी। ठीक है, अब आराम से समझते हैं इन चीजों को। ठीक है, एक बात और, अभी नोट्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब तक मैं ना कहूं तब तक नोट्स नहीं पढ़ने, आप यहां पर देखते रहो, सब कुछ समझ में आता जाएगा। ठीक है, सबसे पहली बात बेटा, रेगुलरली एंगेज, ये क्या चीज होती है बाबू, ये बात समझ लो आप। वन सिंगल ट्रांजैक्शन और फ्यू ट्रांजैक्शन डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट बिजनेस। एक बार किया गया कोई काम या कुछ फ्यू टाइम किया गया कुछ काम कभी भी बिजनेस बनेगा नहीं। आप एक बात समझो, मैंने आज एक मोबाइल फोन खरीद लिया, 6 महीने बाद मैं बोर हो गया और मैंने उठाकर मोबाइल फोन बेच दिया, क्या मेरा बिजनेस है? क्या एक बार करी गई कोई ट्रांजैक्शन बिजनेस बन जाती है क्या? नहीं बेटा। ठीक है, आपके घर पे आपके फादर, आपके ग्रैंडफादर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, रोज आता है न्यूज़पेपर वाला। ठीक है, 30 दिन के बाद जब वो रद्दी बन जाता है आप उसको बेचते हो, ये आपका बिजनेस है? वन टाइम की गई कोई भी एक्टिविटी या फ्यू ट्रांजैक्शन कभी बिजनेस नहीं बनेगी, लेकिन वही काम अगर आप रेगुलरली करने लग जाओ तो वो बिजनेस है। मैंने आज बेटा कई साल एक घर में रहने के बाद मैंने घर बेच दिया, दूसरा नया घर ले लिया, मेरा बिजनेस है? नहीं। और यही काम है अगर रोज शुरू कर दूं, रोज घर खरीदूं, रोज बेचूं, रोज खरीदूं, तो हाँ पक्का ये मेरा बिजनेस है, लोग मुझे बोलेंगे प्रॉपर्टी डीलर है ये। ठीक है ना, और मैं पुराने फोन रोज खरीदना शुरू कर दूं, रोज बेचना शुरू कर दूं, हाँ वो पक्का बिजनेस है। वन सिंगल ट्रांजैक्शन और फ्यू ट्रांजैक्शन कभी बिजनेस नहीं बन जाती। बात क्लियर हुई? रेगुलरली एंगेज का मतलब समझ में आया? इन एन एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट। बाबू देखो, अब ना धीरे धीरे टेक्निकल चीजों की तरफ भी आपको जाना है। ठीक है, इतने बच्चे नहीं रह गए हो। अब प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या होता है? प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है परचेस। प्रोक्योरमेंट का सिंपली मतलब होता है परचेस से। बाबू अगर आप बिजनेस कर रहे हो ना, या तो गुड्स को प्रोड्यूस करोगे या तो परचेस करोगे। देखो एक सिंपल सी बात है, बिफोर द गुड्स आर ऑफर्ड टू द जनरल पब्लिक इट मस्ट बी ईदर प्रोड्यूस्ड और प्रोक्योर्ड। क्योंकि एंटरप्राइजेस ना जनरली 2 ही तरीके की होती हैं, या तो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन होगी या ट्रेडिंग। अब फर्क भी समझ लो इन चीजों को। बाबू मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? जो खरीदती कुछ और है, प्रोसेस करती है, बेचती कुछ और है। रॉ मटेरियल खरीदती है, प्रोसेसिंग करती है, फिनिश गुड्स बनता है, बेच देती है। इनके लिए वर्ड लगाया जाता है प्रोडक्शन। ठीक है, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? जो खरीदती है वही बेच देती है। स्टूल खरीदा, स्टूल बेच दिया, एसी खरीदा, एसी बेच दिया, चेयर खरीदी, चेयर बेच दिया, बल्ब खरीदा, बल्ब बेच दिया। ये ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है। इनके लिए वर्ड प्रोक्योरमेंट या परचेस कह लो। ठीक है, बिफोर द गुड्स आर ऑफर्ड टू द जनरल पब्लिक, मैंने क्या किया होगा? या तो मैंने परचेस किया होगा, अगर मैं ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हूं तो मैंने परचेस किया होगा और ऐसे कैसा बेच दिया होगा। और अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन हूं तो मैंने बेटा प्रोड्यूस किया होगा, रॉ मटेरियल खरीदा होगा, प्रोड्यूस किया होगा, देन आई ऑफर्ड टू द सोसाइटी। ठीक है ना, बात समझ में आई? ये 2 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्ड लगे हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग के लिए वर्ड लगा है और एक ट्रेडिंग के लिए वर्ड लगा हुआ है। ठीक है, इतनी बात में क्लैरिटी है तो बढ़े आगे। समझ आई बात? बिजनेस रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली एंगेज इन एन एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन
और प्रोक्योरमेंट एंड सेल और एक्सचेंज। अब ये वर्ड पर मेरा एनालिसिस है। बेटा देखो, पहली बात तो ये समझ लो, खाली सेल बिजनेस नहीं होता, एक्सचेंज भी बिजनेस होता है। बहुत सारी बात सुना आपने, पुराना एलईडी लाओ, नया एलईडी ले आओ। कंपनीज ही स्कीम देती है ना आपको, वो क्या करते हैं, पिक्चर ट्यूब वगैरह का यूज कर लेते हैं। आईफोन ले आओ पुराना, नया ले जाओ। फ्लिपकार्ट ने बिग बिलियन डे निकालता है तो हमेशा करता है बेटा, आईफोन भी एक्सचेंज कर लो आप। क्या एक्सचेंज करना बिजनेस है 100%। एक छोटा सा एग्जांपल, आके गली मोहल्ले में भी आते हैं लोग कि क्या करो, जूते दे दो और ग्लास ले लो। क्या वो बिजनेस है? 100% बिजनेस है। एक्सचेंज बिजनेस का पार्ट है, ठीक है। क्लियर कट वर्ड लिखा हुआ है, सेल और एक्सचेंज। या तो सेल कर रहे होंगे या एक्सचेंज कर रहे होंगे, दोनों बिजनेस है। सेल का क्या मतलब है, अब यही बात समझ ले बेटा। देखो, अगर मैं कोई काम रेगुलरली कर रहा हूं, या परचेस कर रहा हूं, या प्रोक्योर कर रहा हूं फॉर द सेल्फ कंजम्पशन कांट कॉन्स्टिट्यूट द बिजनेस। मैं आपको बोलता हूं, मैं रेगुलरली डेली बेसिस पे पल्सेस परचेस करता हूं, अपने घर के लिए दालें परचेस करता हूं और प्रोड्यूस करता हूं और खा जाता हूं, बिजनेस है। प्रोडक्शन और परचेस फॉर द सेल्फ कंजम्पशन कांट कॉन्स्टिट्यूट द बिजनेस, ठीक है ना। या तो गुड्स सेल होना जरूरी है या एक्सचेंज होना जरूरी है, तभी बिजनेस बनेगा। तीन बातें समझ आई, रेगुलरली एंगेज होना, प्रोडक्शन या प्रोक्योरमेंट क्या चीज है, और सेल और एक्सचेंज क्या चीज है। बात समझ आई तीनों, ठीक है। अब मेरा एनालिसिस जो फीचर नहीं है बिजनेस का, वो है गुड्स एंड सर्विसेज। बेटा जनरली आप देखोगे ना, कई लोगों को डेफिनेशन में वो गुड्स ही लिखते हैं। क्या गुड्स बिजनेस होता है, सर्विसेज बिजनेस नहीं होता? अच्छा एक बात बताओ, मेरे एंगल से सोचो, मैं ट्यूशन सर्विसेज दे रहा हूं, क्या ये मेरा बिजनेस नहीं है? पहले बताओ, मैं रेगुलरली एंगेज हूं कि नहीं? डेफिनेशन से देखते हैं, रेगुलरली एंगेज हूं कि नहीं? रेगुलरली एंगेज हूं। कोई ये तो नहीं है ना, मेरी सिस्टर का फाइनल एग्जाम है या मेरे ब्रदर का फाइनल एग्जाम है, बस उसको पढ़ाकर छोड़ दिया। अगर ऐसे करूंगा, फ्यू ट्रांजेक्शन करूंगा, तो बिजनेस नहीं है। रेगुलरली एंगेज हूं। बेटा आपको पता है, मैं भी सर्विसेज परचेस करता हूं, मैं भी सर्विसेज परचेस करता हूं। आपके लिए जो नोट्स टाइपिंग हुई है, मैंने थोड़ी करी है, मैंने भी किसी की सर्विस परचेस की है। क्या मैं अपनी सर्विसेज बेच रहा हूं? बेच रहा हूं। क्या सर्विसेज बिजनेस की डेफिनेशन में आता है? 100% आता है। अब ये बात छोड़ देना, कि दिमाग से निकाल देना कि खाली गुड्स का खरीदना बेचना और रेगुलर खरीदना बेचना ही बिजनेस है। सर्विसेज का भी रेगुलर खरीदना बेचना बिजनेस का पार्ट है। इतनी बात क्लियर? एंड लास्ट वन इज अर्निंग प्रॉफिट। बेटा आपको पता है ना, कोई भी बिजनेस ना तो सरवाइव कर सकता और ना ही ग्रोथ कर सकता विदाउट अर्निंग एडिक्वेट प्रॉफिट। कितने दिन चला लोगे बिजनेस? जियो भी कितने दिन फ्री दे देता? महीना, 2 महीना, 5 महीना, 10 महीना, साल भर कंटिन्यू कर सकता है पूरी जिंदगी भर के लिए। नो बिजनेस कैन सर्वाइव फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम विदाउट अर्निंग अ एडिक्वेट प्रॉफिट। तो कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है बिजनेस की डेफिनेशन के लिए। अगर ये नहीं लिखते, सब कुछ लिख दे तो जीरो, ठीक है ना। अर्निंग प्रॉफिट एक मेजर बात है, ठीक है ना। हर बिजनेस पैसा कमाने के लिए ही बना है। इतनी बात ओके, तो हमारा बिजनेस तो वर्ड ओके हो गया होगा, ठीक है। समझ आई बात? एक बार जरा डेफिनेशन को रिपीट करें। बिजनेस रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली एंगेज इन एन एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट एंड सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट। इतनी बात ओके? बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक खैर बहुत आसान है, 2 ही मिनट लगाएंगे। चलो जी, खैर ये तो बहुत सिंपल है, शक्ल पे ही लिखा है इसकी, ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन जो भी एक्टिविटी करता है उनको हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक को बोलते हैं हम इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक को बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है बेटा? हर वो चीज, हर वो एक्टिविटी जिसका पर्पस पैसा कमाना है, टू अर्न द लिवलीहुड। बेटा हर वो एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी है।
जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में पैसा कमाना आपका मोटिव नहीं होता, ये आउट ऑफ लव की जाती है, आउट ऑफ सिंपैथी की जाती है, आउट ऑफ सेंटिमेंट्स की जाती है, पेट्रोटिज्म की जाती है, ये पैसा कमाना नहीं है इसका पर्पस। एग्जाम्पल के तौर पर बेटा एक मदर स्कूल में टीच कर रही है, एक बच्चे की मदर स्कूल में टीच कर रही है और वहां से सैलरी लेती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक? इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसका मोटिव वहां पर पैसा कमाना है, लेकिन वही टीचर शाम को अपने बच्चे को घर पर पढ़ाती है, तो उसको क्या, 1000 रुपये महीना फीस, वो क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, मदर कुकिंग फूड फॉर द फैमिली, नॉन इकोनॉमिक या इकोनॉमिक? 300 रुपये प्लेट हाँ जी, नॉन इकोनॉमिक। और वही मदर अगर फूड बनाकर रेस्टोरेंट में सप्लाई कर दे तो वही इकोनॉमिक हो जाएगी। बात समझ में? सिंपल सा टॉपिक तक खत्म हो गया बेटा। लेकिन अभी एक और बात कर लेते हैं यहीं पर। इकोनॉमिक एक्टिविटी फर्दर 3 तरीके की है और आपके कोर्स का पार्ट है। ठीक है, एक हम पढ़ चुके, नोन एज बिजनेस, सेकेंड वन इज प्रोफेशन एंड थर्ड वन इज एम्प्लॉयमेंट। ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, अब बहुत मजा आने वाला है, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी फर्दर 3 टाइप्स की हैं, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और आप बेटा किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, एक बार ये डिफरेंस जरूर आता है 11th क्लास में, चाहे वो पीरियोडिक में आए, वीकली में आए, हाफ ईयरली में आए, एनुअल में आए, कभी ना कभी तो आता है, एक बार तो पूछा ही जाता है। ठीक है, तो इसको बहुत ढंग से समझना है, बहुत आराम से समझना है। इसके लिए आप एनसीईआरटी को भी प्रेफर कर सकते हो, और मैंने जो अपने नोट्स में दिया वो भी सेम एनसीईआरटी को ही प्रिंट किया है। डिफरेंस तो पूरा एनसीईआरटी का ही प्रिंट किया है, 8 बेसिस पे डिफरेंस है, सारे बेसिस पे क्लियर करेंगे। लेकिन पहले ये जान लेते हैं प्रोफेशन क्या होता है और एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। और ठीक है, मेरे सामने ज्ञानी पंडित बैठे हैं, आप सब ज्ञानी, अभी मेरे को आपसे ही जानना है। अच्छा, प्रोफेशन होता क्या? बस एक एग्जाम्पल दे दो मेरे को, ताकि मैं खुश हो जाऊं कि आपको पता है। हाँ बाबू, दे सान्या। लॉयर इन प्रैक्टिस, वेरी गुड। डॉक्टर, अब उसने वर्ड बड़ा ठीक बोला, आपने गलत बोला। सीए, मेरे को मैं तो मानता हूँ बेटा, तुम्हारे को पढ़ाते ही नहीं स्कूल वाले, 100% तुम साबित कर रहे हो। सीए, अरे सब गलत है प्रूव करूँगा, ऐसे नहीं बात बोल रहा। तुम बोल रहे हो ना सीए, डॉक्टर, प्रोफेशनल, जब कहोगे तब गलत प्रूव कर दूंगा, किसी टीचर को भी, किसी स्टूडेंट को भी, जब भी कहोगे। ठीक है, बस 10 मिनट की पेशेंस रखो, 10 मिनट में देखते हैं। मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं इतनी गलतियां निकाल दूंगा कि आप दुखी हो जाओगे कि हमारे टीचर पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं। अब देख लेना चाहिए। चलो, सबसे पहले करेंगे प्रोफेशन की बात। मैं अपने एंगल से ही कर देता हूं, क्योंकि मेरे एंगल से आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने भी कभी सीए स्टार्ट किया। ठीक है, 12th के बाद 3 लेवल पर होता है। एक लेवल होता है सीपीटी, देन होता है बेटा आईपीसीसी, देन होता है बेटा सीए फाइनल। लो बताता हूँ आपको। मार्च 2010 में मेरे 12th के पेपर हो गए। ठीक है, और रिजल्ट आना था मई में, और जून में पेपर था। जून 2010 में मेरा पेपर था सीपीटी का। तो तैयारी अगले दिन से ही शुरू हो गई। जिस दिन 12th के पेपर खत्म हुए, अगले दिन ही पढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है, जून 2010 में ये पेपर दिया, जुलाई में रिजल्ट आया, ये क्लियर हो गया। ठीक है, आईपीसीसी इज डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप, एक में 4 सब्जेक्ट थे, एक में 3 सब्जेक्ट थे। ठीक है, और ये पेपर होना था पूरे 1 साल के बाद, मतलब यानी कि मई 2011 यहाँ पर क्लियर हुआ। यहाँ से लगभग 1 साल के बाद मई 2011 में पेपर था। मैंने दोनों ग्रुप इकट्ठे दिए, दोनों क्लियर हो गए। ठीक है, मई 2011 में मैं यहाँ पर हूँ बेटा। जैसे ही आपकी आईपीसीसी का कोई भी ग्रुप क्लियर हो जाता है, मेरे तो दोनों हो गए, कोई भी क्लियर हो जाता है, आपकी एक इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाती है, जिसको आप आर्टिकलशिप भी बोलते हो। किसी सीए के अंडर आपको काम सिखाया जाता है। बाबू देखो, एक बात समझ लो, थ्योरेटिकल बुक्स पढ़ के कोई डॉक्टर ऑपरेशन नहीं कर सकता। डॉक्टर का अच्छा थ्योरी पढ़ता रहे और आजा ऑपरेशन कर दे, करा के दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। ठीक है ना, तो प्रैक्टिकल नॉलेज और थ्योरेटिकल नॉलेज में बैलेंस बिठाने के लिए इंटर्नशिप कराई जाती है इंडिया में हर प्रोफेशनल के लिए। ठीक है, तो बेटा मेरी भी इंटर्नशिप हुई 3 साल की। अब मेरे को 3 साल के बाद पेपर देने थे मई 2014 में। ठीक है, और 3 साल की इंटर्नशिप थी किसी सीए के अंडर। ठीक है, किसी भी सीए के अंदर आप इंटर्नशिप कर सकते हो, काम सीख सकते हो, यानी कि प्रैक्टिकल नॉलेज सीख सकते हो, और घर बैठकर आपको थ्योरेटिकल नॉलेज जो बुक से गेन करनी है वो करनी है। और मई 2014 में पेपर थे। ठीक है, इसमें भी 2 ग्रुप हैं, 4 सब्जेक्ट और 4 सब्जेक्ट, तो मैंने दोनों इकट्ठे दिए, मैं सीए बन गया। ठीक है, मैं क्वालिफाई कर गया। ठीक है, मिनिमम एज में सहारनपुर में 4 साल में मैंने सीए पूरी क्रैक कर दी। ठीक है, अब मेरे पास 2 ऑप्शन थे। अब ये भी बात को समझना। अब यहाँ से एक बात ध्यान रख लेना, ये एग्जाम्पल
हर पॉइंट पर काम आएगा। अभी इसको पूरा इंटरेस्ट लेकर समझो, ठीक है। अभी जब डिफरेंस पढ़ने लगोगे मैं सारी बातें यहीं से क्लियर करूंगा आपको, ठीक है। और ये भी बताना है आपको सीए प्रोफेशनल होता है कि नहीं। चलो जी बेटा, अब हुआ क्या, अब सीए बनने के बाद आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं, ठीक है। या तो कर लो बेटा जॉब, या अपनी प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस मतलब ऑफिस खोलकर बैठ जाओ, या बेटा अदर, ना तो जॉब करो और ना ही प्रैक्टिस करो, जो आपका मन है वो कर लो, ठीक है। बहुत सारे सीएस आपको पता है मिनिस्ट्री में भी है। पीयूष गोयल जी का नाम सुना है, कैबिनेट मिनिस्टर है, सीए। सुरेश प्रभु जी का नाम सुना है, रेलवे मिनिस्टर रह चुका है, एक्स रेलवे मिनिस्टर, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में एक इंसान आता है, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो बेटा वो प्रैक्टिस में भी नहीं है, वो जॉब में नहीं है, वो कुछ अदर ही कर रहे हैं, ठीक है। बेटा पूरी सीए एक इंस्टीट्यूट के अंडर होती है, नोन एज ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। कभी नाम सुना? आज सुन लो, क्या फर्क पड़ता है, किसी कॉलेज से थोड़ी होती है सीए। सीए एक इंस्टीट्यूट कराता है जिसका नाम है ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो बेटा जैसे ही सीए क्वालिफाई हुई, अब आपने करना कुछ भी हो, ICAI क्या करता है, एक रजिस्टर ऑफ मेंबर मेंटेन करता है। इंडिया में जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है उनका एक रजिस्टर मेंटेन करता है, तो उनके नाम लिखता जाता है कौन कौन सीए बन गया, ठीक है। सीरियल नंबर 1 पे कोई सीए, 2 पे, 3 पे, 4 पे, ऐसे लिखे जाते होंगे ना सबके नाम, ठीक है। आप ये मानते हो कि एक यूनिक नंबर होता होगा, सबको एक यूनिक नंबर मिलता होगा? ऐसा हो सकता है कि इंसान को 2 नंबर मिले? नहीं, सीरियल नंबर लिखा हुआ है और उसके सामने एक ही पर्सन का नाम लिखा जाएगा जैसे जैसे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते जाएंगे। अब बेटा आपने करना जिंदगी में कुछ भी है, आप ये जरूर चाहते हो इंस्टीट्यूट मैं सीए बन गया हूं, चाहे मैं कुछ भी करूं, सबसे पहले मेरा उस रजिस्टर में नाम लिख दे। जब इतनी मेहनत से सीए करी, उस नाम तो लिखवाना ही चाहेगा ना हर कोई। तो बेटा आप एक फॉर्म फिल करते हो और आपको इंस्टीट्यूट अलॉट कर देता है मेंबरशिप नंबर, प्यार से बोलता हूं इसको M नंबर, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? मेंबरशिप नंबर, ठीक है। मेरा भी है, बता दो आपको, लो 535538, 5,35,538 नंबर के आगे मेरा नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबको मिलता है एक मेंबरशिप नंबर, आपने कुछ भी करना हो जिंदगी में चाहे आगे, ठीक है। अब मान लो बेटा मैं जॉब करने चला गया, तो आपकी कोई फर्दर रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। या बेटा आप कुछ और कर रहे हो, लेट्स सपोज के बिजनेस ही संभाल रहे हो अपने फादर का, शौक के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हो, तब भी बेटा आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई और फर्दर डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप इंस्टीट्यूट को कहते हो, इंस्टीट्यूट मुझे COP भी इशू कर दो। प्यारा नाम है, निक नेम है इसका, COP, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस बोलते हैं इसको, ठीक है। तो आपने इंस्टीट्यूट को कहा, इंस्टीट्यूट मुझे सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस भी तो दे दो। इंस्टीट्यूट ने कहा ठीक है इशू तो कर देंगे, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं, बहुत सारी शर्तें हैं, ठीक है, कुछ 24-25 शर्तें हैं, तब जाकर COP इशू होता है। इंस्टीट्यूट ने कहा सब मानोगे तो कर देंगे इशू। मैंने कहा ठीक है, हम मानने को तैयार है, मैंने पढ़ी शर्तें। तो बता देता हूं, 1-2 शर्तों का जिक्र करता हूं ताकि आपको क्लैरिटी हो। सीए कभी ऐड नहीं कर सकता, एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता सीए कभी। 3 ही जगह ऐड देख सकते हो आप सीए का, एक उसके घर के बाहर नेम प्लेट, एक उसके ऑफिस के बाहर फ्लेक्स बोर्ड, और एक बेटा उसकी प्रोफेशनल स्टेशनरी, जस्ट लाइक विजिटिंग कार्ड एंड फाइल्स के ऊपर जो नेम प्रिंट करा कर रखते हैं, ये होती है प्रोफेशनल स्टेशनरी, ठीक है। और कहीं ऐड नहीं देखोगे। कभी ऐड देखा किसी सीए का? यहाँ पर सस्ते दामों में ऑडिट किए जाते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की जाती है, ठीक है। ऐड नहीं कर सकते सीए, क्योंकि बेटा COP इशू करने की एक शर्त है। अगर बाद में आपने कोई भी कंडीशन टर्म वायलेट करी तो क्या होगा? इंस्टीट्यूट उड़ा देगा बेटा, आपको मेंबरशिप नंबर कैंसिल कर देगा। बहुत खतरनाक है इंस्टीट्यूट। समझ में आई बात? एक और शर्त का जिक्र कर देता हूं बेटा, आप अपने नाम के नीचे एक्सेप्ट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई और डेजिग्नेशन यूज नहीं कर सकते। जैसे कि मैं अपना नाम लिखता हूं अनीश कालरा, तो बेटा मैं अपना डेजिग्नेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट के अलावा कुछ भी नहीं लिख सकता। आपको लॉयर्स की बात भी बताऊं, कुछ लोग लिखते हैं टैक्स कंसल्टेंट, फाइनेंशियल एडवाइजर, फाइनेंशियल प्लानर, सुने हैं कभी ऐसे? टैक्स प्लानर। हमारे इंस्टीट्यूट कहता है जो लिख रहा है लिखने दो। जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट लिखते हो तो सारी दुनिया को पता है कौन कितना तगड़ा टैक्स प्लानर है, कौन कितना तगड़ा फाइनेंशियल प्लानर है। लिखने दो एडवोकेट को। मैं बेटा कोई और डेजिग्नेशन इस्तेमाल ही नहीं कर सकता हूं, और गलती से भी मैंने टर्म वायलेट करी तो क्या होगा? COP कैंसिल तक हो सकते हैं, ठीक है। पेनल्टीज भी लग सकती है, फाइनेंशियल भी लग सकती है, फाइनेंशियल पेनल्टीज भी,
समझ में आई बात? तो बेटा मान लो मैंने सारी टर्म्स मानी तो इंस्टीट्यूट ने मुझे सीओपी इशू कर दिया, ठीक है। अब मैं बेटा प्रैक्टिस कर सकता हूं, अपना ऑफिस खोल सकता हूं। अब बेटा आपके मुद्दे की बात 1 2 3, इसने वर्ड ठीक बोला पर क्लैरिटी इसको भी नहीं होगी सान्या को। इसने बोला था लॉयर इन प्रैक्टिस, मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा। पहली बार 11th में किसी बच्चे ने बोली ऐसी बात मेरे सामने, ठीक है। अब आप बात सुनना बेटा, मैं सीए हूं, इस सीए के एंगल से सोचो। सीए करी इसने और इसने जॉब करनी शुरू कर दी। सोच कर बताना ये एम्प्लॉयमेंट है या प्रोफेशन। हमने 3 चीजों में डिफरेंस पढ़ना है ना, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में। ये क्या कर रहा है? जॉब कर रहा है। ये प्रोफेशनल है, प्रोफेशन में है या एम्प्लॉयमेंट में है? एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? नौकरी करना किसी की। ये क्या कर रहा है? अभी कुछ देर पहले आप क्या बोल रहे थे? सीए प्रोफेशनल होता है। मत बोलना, वेरी रॉन्ग वर्ड। और क्लास में टीचर पहले दिन आके समझा देती है सीए डॉक्टर प्रोफेशन, बस खत्म। ओ भाई साहब, करेक्ट वर्ड क्या होता है? सीए इन प्रैक्टिस इज अ प्रोफेशनल, डॉक्टर इन प्रैक्टिस इज अ प्रोफेशनल। आपने बेटा एमबीबीएस एमडी क्वालिफाई करा, डॉक्टर तो बन गए और उसके बाद मैक्स हॉस्पिटल में जॉब करनी शुरू कर दी। आप प्रोफेशनल हो या एम्प्लॉयमेंट में हो? एम्प्लॉयमेंट। किसने कह दिया डॉक्टर प्रोफेशनल होता है? बड़ा रॉन्ग वर्ड है। डॉक्टर इन प्रैक्टिस इज अ प्रोफेशनल, सीए इन प्रैक्टिस इज अ प्रोफेशनल, लॉयर इन प्रैक्टिस इज अ प्रोफेशनल। समझ में आई बात? ये बड़ा गलत वर्ड था, आपने ठीक बोला, ठीक है। बात समझ में आई? ठीक है, अब क्लैरिटी हुई। अभी एम्प्लॉयमेंट पे मेरा मुद्दा शुरू होगा। मैंने एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं करी, मैं तो बस जरा सी बात करी एम्प्लॉयमेंट पे। ये भी बात क्लियर कर देते हैं। बेटा देखो, एम्प्लॉयमेंट में ना आपको अगर एंट्री चाहिए तो आपको 2 चीजें चाहिए। लो लिख ही देता हूं मैं आपको ताकि आपको क्लैरिटी रहे। बस आप ये बता देना इन दोनों में फर्क पता है कि नहीं पता आपको, और नहीं पता तो मैं बता ही रहा हूं, और पता भी है तो मेरे को पूछना है। हाँ जी बताओ बेटा। एम्प्लॉयमेंट में आपको ये 2 चीजें जरूर चाहिए होती हैं। एक का नाम है अपॉइंटमेंट लेटर और एक का नाम है सर्विस एग्रीमेंट कह लो, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट कह लो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट कह लो। इन दोनों में डिफरेंस पता है कि नहीं पता? बस ये बताओ। नहीं पता? चलो अब आज ढंग से समझ लो, ठीक है बाबू। मान लो फर्दर आप 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद एसएससी और बैंक की कोचिंग करते हो, ठीक है। और बैंक का एक एग्जाम निकला है प्रोबेशन पीओ की पोस्ट के लिए, और आपने एग्जाम दिया, थ्योरेटिकल एग्जाम क्लियर, ठीक है। इंटरव्यू देने गए, इंटरव्यू ओके हो गया, फिट फाइन हो गया, ठीक है। तो वो क्या करता है बेटा, आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाता है, ठीक है। ट्रेनिंग के लिए बुलाएंगे, 15 दिन आपको कामकाज सिखाएंगे। वरना एक बात बताओ, आपको मान लो टेलर की पोस्ट पे रिक्रूट किया गया, क्लर्क की पोस्ट पे रिक्रूट किया गया, और आपका काम है बेटा एक्सेप्ट करना डिपॉजिट। आपको कैसे पता लगेगा 500 का नोट कौन सा नकली है या 2000 का कौन सा नकली है या असली? तो आपकी ट्रेनिंग जरूरी है, पहले तो ये बात समझ कर चलो। तो आपकी 15 दिन की ट्रेनिंग रहेगी जिसमें आपको आपकी जॉब से रिलेटेड सारे कामकाज सिखाए जाएंगे। जब बिल्कुल इक्विप हो जाओगे तो बेटा आप घर पहुंचोगे, आपके घर एक लेटर आएगा नोन एज अपॉइंटमेंट लेटर, ठीक है। आपने पोस्ट खोली, बड़ा बड़ा लिखा था अपॉइंटमेंट लेटर यू मिस्टर दिस एंड दैट, जो भी आपका नाम है, आपको हमने रिक्रूट किया है अपनी फर्द इस ब्रांच के लिए। लेट्स सपोज कि आपको पंजाब नेशनल बैंक ने रिक्रूट किया, पंजाब नेशनल बैंक माधोनगर ब्रांच के लिए आपको रिक्रूट किया है। और अगर आप जॉब में इंटरेस्टेड हैं तो मान लो 15 जनवरी 2020 को सुबह 10 AM पहुंच जाना। यानी कि आपकी रिपोर्टिंग टाइम लिखा है 10 AM, रिपोर्टिंग डेट लिखी है 15 जनवरी, ठीक है। अगर आप जॉब करना चाहते हैं, ठीक है। तो बेटा ये आपका अपॉइंटमेंट लेटर था, ठीक है। अपॉइंटमेंट लेटर में और कुछ नहीं लिखा होता, आपका नाम लिखा होता है, आपको किस ब्रांच के लिए रिक्रूट किया गया है, आपका रिपोर्टिंग टाइम, रिपोर्टिंग डेट, ठीक है। आप पहुंच गए अपॉइंटमेंट लेटर लेकर ब्रांच में, और बैंक मैनेजर के कैबिन में गए 15 तारीख को सुबह 10 बजे कि ये मेरा अपॉइंटमेंट लेटर है, आज से मेरी ज्वाइनिंग है, ठीक है। तो बेटा ज्वाइनिंग से पहले आपसे एक सर्विस एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट साइन कराया जाता है। ये क्या बताता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या बताता होगा?
बेटा ये जॉब करने के रूल्स एंड रेगुलेशन है, समझे? और ये कोई छोटा मोटा नहीं होता, 6-6, 7-7, 10-10 पेज का भी होता है, ऑर्गेनाइजेशन में 20-20 पेज का भी रहता है, ठीक है? कुछ जिक्र करते हैं हल्का बहुत ताकि आपको क्लैरिटी आए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है। बाबू आपके बैंक में क्या पोस्ट है? क्लर्क हो, प्रोबेशनर ऑफिसर हो, ब्रांच हेड हो क्या? कहां लिखा होता है? आपकी क्या सैलरी है, कैसे इंक्रीमेंट मिलेगा, कहां लिखा होता है? लीव रूल्स क्या है बैंक के? छुट्टियां मिलती होंगी कुछ नहीं, सिक लीव मिलती होंगी कुछ नहीं, छुट्टियां तो मिलती होंगी ना कुछ, कहां लिखा रहता होगा? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ड्रेसिंग सेंस कैसा होना चाहिए? कैजुअल, फॉर्मल, कैसा, कहां लिखा रहता है? यहाँ आपको पता है कुछ जॉब तो ऐसी हैं जहां पर आपको क्लीन शेवन भी रहना पड़ता है, पता है? हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, होटल मैनेजमेंट कर लेना, दाढ़ी पे एक बाल भी होगा घर भेज देंगे वापस, ठीक है? ये तो खैर बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं। सलून है चंडीगढ़ या दिल्ली में आप जाते हो, लेकमी के सलून, वहां पर बेटा अगर कोई आपको अटेंडेंट है आपका कोई, अगर उसके हाथ में नेल्स का एक नखून भी बड़ा हुआ है ना थोड़ा सा भी, चल घर वापस। हाथों हाथ नेल्स कटवाते हैं आपको, तब आपको फ्लोर पर भेजते हैं काम करने के लिए। तो ये सब कहाँ लिखा रहता होगा? ये सारी बातें बेटा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में रहती है। समझ में आई बात? नौकरी करने के लिए दोनों चीजें जरूरी है, अपॉइंटमेंट लेटर भी हाथ में होना चाहिए, जब इसको साइन कर दोगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट को तब जॉब स्टार्ट होगी, इससे पहले स्टार्ट नहीं होगी। जब आप एग्री करोगे उनकी सारी टर्म्स एंड कंडीशन से। समझ आई बात? इतनी बात हो क्या तो बढ़ेंगे आगे, ठीक है? चलो अब पढ़ेंगे हम डिफरेंस। अब यकीन मानना 8 बेसिस पे डिफरेंस है, आप बहुत जल्दी जल्दी पढ़ते जाओगे, ठीक है? चलो निकालो जरा डिफरेंस, सेकेंड ही पेज है नोट्स में, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। बाबू अब डिफरेंस पढ़ रहे हैं बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट का। 10th से 11th में डिफरेंस क्या है ये भी समझ लो। आप जब भी कोई डिफरेंस कोट करोगे बिना बेसिस के नहीं करोगे, ठीक है? बेसिस ऑफ डिफरेंस साथ में हमेशा रहेगा बेटा, 0 मार्क्स मिल जाएगा पूरी 11-12 के लिए, याद रख लेना। बिना बेसिस के कोई डिफरेंस नहीं लिखना, ठीक है? चलो अब देखते हैं इसको आराम से, ठीक है? सबसे पहले है बेटा बेसिस, मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है? इसमें क्या लिखा हुआ है, मतलब कहने का मतलब बिजनेस कैसे एस्टैब्लिश होता है, प्रोफेशन कैसे एस्टैब्लिश होता है, और बेटा एम्प्लॉयमेंट कैसे एस्टैब्लिश होती है, इसका डिफरेंस बताना है हमारे को, ठीक है? बिजनेस कैसे एस्टैब्लिश होता है लिखा हुआ है, एंटरप्रेन्योर्स डिसीजन एंड अदर लीगल फॉर्मेलिटी इफ नेसेसरी। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? हाँ ठीक है यार, थोड़ा तो कॉन्फिडेंस दिखाओ। देखो टेक्निकली बिजनेस को हम बोलते हैं एंटरप्राइज और बिजनेसमैन को बोलते हैं एंटरप्रेन्योर, ठीक है? कहता है बिजनेस कैसे स्टार्ट हो सकता है, अगर एंटरप्रेन्योर डिसीजन ले ले, एंटरप्रेन्योर्स डिसीजन एंड अदर लीगल फॉर्मेलिटी इफ नेसेसरी। देखो ऑल्दो क्या होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी नहीं होती, दो इन सम केसेस वन में रिक्वायर लाइसेंस। ज्यादा से ज्यादा आपसे एक लाइसेंस मांगा जा सकता है अगर आप कोई सेंसिटिव बिजनेस कर रहे हो, जैसे लाइक लिकर, सिगरेट, टोबैको, फार्मा सेक्टर, ड्रग सेक्टर, मेडिकल स्टोर ही खोलना है, उनके लिए बेटा लाइसेंस ही है। कहता है बिजनेस एस्टैब्लिश करना कोई मुश्किल थोड़ी है, आज एंटरप्रेन्योर डिसीजन ले ले, हो गया बिजनेस एस्टैब्लिश। ज्यादा से ज्यादा एक लाइसेंस मांग सकता है, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं मांग सकते आपसे। समझ आई बात? आसान है बिजनेस एस्टैब्लिश करना। और प्रोफेशन पढ़कर चेहरे पे मुस्कान आनी चाहिए, पढ़ो। मेंबरशिप ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी एंड COP, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। समझ में? प्रोफेशन में एंट्री कैसे होती है? आपके टीचर लोग बोलते हैं CA प्रोफेशनल है, मैं बोलता हूँ CA ने मेंबरशिप नंबर ले रखा और जॉब कर रखा है, मुझे भी बता दो कहां से प्रोफेशनल है, प्रूव करके दिखा दो, मान जाऊंगा। ठीक है जी, मेंबरशिप नंबर और COP दोनों साथ साथ चाहिए, ठीक है? एम्प्लॉयमेंट, खुशी आनी चाहिए चेहरे पर, अपॉइंटमेंट लेटर एंड सर्विस एग्रीमेंट। हो गया जी, बिजनेस एस्टैब्लिश हो गया, प्रोफेशन भी हो गया और एम्प्लॉयमेंट भी हो गया, तीनों बात क्लियर? चलो सेकेंड वन इज नेचर ऑफ वर्क। बेटा बिजनेस में क्या काम करते हो, प्रोफेशन में क्या काम करते हो, और नौकरी में क्या करने वाले हो, एम्प्लॉयमेंट में क्या करने वाले हो। चलो पढ़ते हैं। बिजनेस में क्या लिखा हुआ है, प्रोविजनिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द पब्लिक। प्रोविजनिंग का मतलब दोनों चीजों से है, परचेज एज वेल एज सेल से, ठीक है? क्या करते हो बिजनेस में, गुड्स खरीदते बेचते रहते हो बस, और क्या करते हो, ये बिजनेस है, ठीक है? प्रोफेशन में क्या करते हो, रेंडरिंग ऑफ पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विसेज। बेटा देखो एक बात समझ लो,
हर प्रोफेशनल का काम है अपनी फील्ड से रिलेटेड एक्सपर्ट सर्विसेज देखना। डॉक्टर में तो स्पेशलिटी के भी कैटेगरी बहुत सारी है। आई सर्जन है तो क्या करेगा बेटा, अपनी फील्ड से रिलेटेड एक्सपर्ट सर्विस देगा। हार्ट स्पेशलिस्ट है, अपनी फील्ड से रिलेटेड एक्सपर्ट सर्विसेज देगा, ठीक है। लंग स्पेशलिस्ट है, अपनी फील्ड से रिलेटेड एक्सपर्ट सर्विस देगा। लॉयर है, लॉ से रिलेटेड एक्सपर्ट सर्विसेज देगा। कोई लीगल एडवाइजर है, लॉ से रिलेटेड एक्सपर्ट सर्विस देगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अकाउंट्स और ऑडिटिंग से रिलेटेड या इनकम टैक्स से रिलेटेड एक्सपर्ट सर्विस देगा। तो बेटा प्रोफेशनल क्या करते हैं, रेंडरिंग ऑफ पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विसेज, एक्सपर्ट सर्विस देते हैं। व्हाट डू मीन बाय पर्सनलाइज्ड? जनरली फेस टू फेस के लिए पर्सनलाइज्ड टर्म हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। बढ़े आगे, एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में क्या लिखा हुआ है बेटा, परफॉर्मिंग वर्क एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट और रूल्स ऑफ सर्विस। बाबू एम्प्लॉयमेंट में क्या काम करोगे, अरे क्या करना है, जो इसमें लिखा है वही तो करना है। सबसे पहली बात यही लिखी होती है, मैंने अभी आपको बताया था ना, बैंक में नौकरी लगे, किस पोस्ट पे लगी है, क्लर्क हो, प्रोबेशनर ऑफिसर हो, ब्रांच हेड हो, कहां लिखा रहता है, यही लिखा रहता है। तो बेटा काम क्या करोगे, जो लिखा रहेगा यहां पर वही तो काम करोगे। परफॉर्मिंग वर्क एज पर सर्विस एग्रीमेंट, एज पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मैंने कहा था ना सारी बातें आती जाएंगी, ठीक है। थर्ड वन, क्वालिफिकेशन। बिजनेस में क्या लिखा हुआ है, नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज नेसेसरी। सही लिखा है गलत? बिजनेस करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन चाहिए क्या? आपके फादर ऐसे नहीं कहते, जब तक 10th नहीं हो जाती, 12th नहीं हो जाती, दुकान पे मत आइयो। कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए यार, ठीक है। धीरू भाई अंबानी सर कितना को पास थे, तो बिजनेस करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। पढ़ो मत, बिजनेस स्टार्ट कर दो, वो भी कर सकते हो। प्रोफेशन, एक्सपर्टीज एंड अ ट्रेनिंग इन अ स्पेसिफिक फील्ड इज मस्ट। प्रोफेशन में क्या क्वालिफिकेशन चाहिए बेटा, एक्सपर्ट होने चाहिए एक फील्ड के, ठीक है, और ट्रेनिंग चाहिए एक स्पेसिफिक फील्ड में, इंटर्नशिप। याद आई? क्लब हो रही है ना सारी बातें, इंटर्नशिप होती है ना। सीए में कितने साल की, 3 साल की, लॉ में 1 साल की, किसी लॉयर के अंडर काम सीखना पड़ता है। क्यों होती है ट्रेनिंग? थियोरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज में बैलेंस बिठाने के लिए। डॉक्टर्स की होती है इंटर्नशिप, नहीं होती होगी क्या? मैंने बताया हर प्रोफेशन में होती है, नहीं होती होगी। उन्हें कहते हैं बुक्स पढ़ो, 10 साल बाद आ जाना, आपसे ऑपरेशन करा के देख लेंगे, ठीक हुआ तो ठीक, नहीं हो तो नहीं है। ठीक है जी, बात समझ में आई? चलो, एम्प्लॉयमेंट, क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग एज प्रिस्क्राइब्ड बाय एम्प्लॉयर। उतनी क्वालिफिकेशन उतनी ट्रेनिंग जितनी मेरे एम्प्लॉयर ने मेरे से मांगी। एम्प्लॉयर मतलब मालिक, फिलहाल पीएनबी बैंक। उतनी क्वालिफिकेशन उतनी ट्रेनिंग जितनी एम्प्लॉयर ने मांगी। अब बेटा एक बात समझ लो, जब बैंक के आप फॉर्म भरते हो ना, तो पता है क्या लिखा जाता है? लो समझा देता हूं आपको। ग्रेजुएट एज वेल एज बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ग्रेजुएट एज वेल एज बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स। समझ में आई बात? तो बेटा कितनी क्वालिफिकेशन, जितनी मेरे एम्प्लॉयर ने बोली, यानी कि बेटा कम से कम ग्रेजुएट तो चाहिए अगर बैंक के फॉर्म, अगर बैंक में जॉब करनी है तो, ठीक है ना। और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर भी चाहिए। कितनी ट्रेनिंग, जितनी मेरे एम्प्लॉयर ने बोली। बैंक में जनरली 15 दिन की रहती है, आपको पुणे, हैदराबाद इस साइड भेजा जाता है ट्रेनिंग के लिए। समझ में आई बात? उतनी क्वालिफिकेशन उतनी ट्रेनिंग जितनी मेरे एम्प्लॉयर ने कही। बात ओके? ठीक है, 3 बातें, कोई समस्या आपकी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बढ़े आगे। 4th वन इज रिवॉर्ड और रिटर्न। बेटा बिजनेस करने का रिवॉर्ड क्या है? प्रॉफिट मिलता है। प्रोफेशन का रिवॉर्ड क्या है? प्रोफेशनल फी मिलती है। एंड 3rd वन एम्प्लॉयमेंट क्या है? सैलरी और वेज। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सैलरी एंड वेज? डोंट टेल मी। अब मैं बता रहा हूं आपको, यहां भी आप गड़बड़ बोलोगे। जो रोज मिलती है वो वेजेस होती है, जो महीने की मिलती है वो सैलरी होती है। आपके टीचर ऐसे समझाते हैं, आपकी गलती नहीं है। यही समझाया हुआ होगा, यही समझाया हुआ। अरे यार अगर पढ़ चुके हो अकाउंट्स तो ये भी समझ लो बेटा, फैक्ट्री में काम करते हो तो वेजेस मिलती हैं, और ऑफिस में काम करते हो तो सैलरी मिलती है, ठीक है ना। उसमें यह मतलब नहीं होता पर डे है तो भी सैलरी भी पर डे हो सकती है, और पर मंथ भी हो सकती है। पर मंथ और पर डे का कोई डिफरेंस नहीं होता सैलरी और वेज में। डिफरेंस क्या होता है? नेचर ऑफ जॉब का होता है। फैक्ट्री में काम कर रहे हो तो वेजेस, ऑफिस में काम कर रहे हो तो सैलरी। इतनी बात में कोई दिक्कत तो नहीं? बढ़े आगे। 4 डिफरेंस बिल्कुल ओके। 5th वन, कैपिटल इन्वेस्टमेंट।
ये बोलकर बताओगे तो मुझे अच्छा लगेगा मेरे साथ साथ। कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड एज पर, दो वर्ड पे मेरा जोर है, साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस। अब ये काम की बात समझ लो, बिजनेस में पैसा चाहिए, पहले तो यही डिसाइड कर दो। कैपिटल चाहिए, चाहिए किस हिसाब से चाहिए? साइज के हिसाब से चाहिए, नेचर के हिसाब से। डिफरेंस समझते हो साइज और नेचर में? नेचर क्या होता है? कौन सा काम करना है। साइज क्या होता है? कितने बड़े स्केल पे करना है, यही होता है। बाबू देखो, स्केल तीन तरीके का हो सकता है, यानी कि साइज की बात कर रहा हूं पहले मैं, दोनों में डिफरेंस बताऊंगा, दिमाग खुला रहना चाहिए। मैं दोनों में डिफरेंस बता रहा हूं। साइज तीन तरीके का हो सकता है। स्मॉल स्केल कि बिजनेस एक ही शहर में शुरू होना है और एक ही शहर में खत्म होना है। मीडियम स्केल, मीडियम स्केल क्या होता है? हम जाएंगे 2-3 स्टेट तक लेकर जाएंगे बिजनेस को, यानी कि 10-15 शहर में लेकर जाएंगे। और लार्ज स्केल क्या होता है? नेशन वाइड बिजनेस जाएगा, बल्कि हम एमएनसी बनने वाले हैं, मल्टीनेशनल कंपनी बनाएंगे हम तो। ठीक है बेटा, मेरे को गली मोहल्ले में गारमेंट की दुकान शुरू करनी है, आपको पता है कितना पैसा चाहिए, और मुझे वी मार्ट एस्टैब्लिश करना है, या बिग बाजार एस्टैब्लिश करना है, या रिलायंस ट्रेंड्स एस्टैब्लिश करना है। समझ में आया? कितना पैसा चाहिए? कैपिटल चाहिए एज पर साइज ऑफ द बिजनेस। अब मुद्दे पर आ जाता हूं, नेचर ऑफ बिजनेस। बेटा एक ये रूम है, ठीक है, और मेरे को क्या करना है? इस रूम को लैपटॉप से भरना है। ठीक है, लैपटॉप की पैकिंग रेक्टेंगुलर पैकिंग है, ठीक है, साइड में आ जाता है एक लैपटॉप। अगर मैं बंडल बनाना शुरू करूं तो एक ही लाइन में 10 लैपटॉप आ जाएंगे, और ऐसे कम से कम 1000 लाइनें यहां बन जाएंगी। कहीं करोड़ रुपए चाहिए, ठीक है। और मेरे को क्या करना है? मेरा बिजनेस है कॉटन का, रुई का, इस कमरे को रुई से भरना है, 10,000 रुपए में भर जाएगा। समझ में आया? नेचर ऑफ बिजनेस कैसे इफेक्ट डालता है कैपिटल पे, समझ आया? ठीक है, कैपिटल चाहिए बिजनेस में एज पर साइज ऑफ द बिजनेस एंड एज पर नेचर ऑफ द बिजनेस। दोनों बात समझ आई? पक्की बात? बढ़े आगे। प्रोफेशन, कैपिटल चाहिए, लिमिटेड कैपिटल नीडेड फॉर एस्टैब्लिशमेंट। बेटा देखो, कैपिटल तो चाहिए पर बिजनेस जितनी नहीं। देखो बिजनेस में क्या क्या चाहिए होता है आपको? लैंड एंड बिल्डिंग खरीदोगे, ठीक है, फर्नीचर फिटिंग्स कराओगे, ठीक है, गुड्स डाल लोगे, उधार पर बेचोगे, और तब भी गारंटी नहीं बिजनेस चलेगा नहीं। प्रोफेशन में क्या चाहिए होता है? यार आपको एक क्लिनिक चाहिए अगर डॉक्टर हो, अगर सीए हो तो एक ऑफिस चाहिए आपको। बेसिक टूल्स क्या चाहिए आपको? लैपटॉप पक्का चाहिए आपको, एक प्रिंटर पक्का चाहिए, और डॉक्टर है तो उनके टूल एंड इक्विपमेंट थोड़े से रहते हैं, दैट्स इट। लिमिटेड कैपिटल नीडेड, उतनी नहीं चाहिए जितनी बिजनेस के लिए चाहिए, क्योंकि आपके पास स्टॉक तो नहीं है ना कोई। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट में कैपिटल चाहिए, भाई नौकरी करने आना, बैंक थोड़ी खरीदना है। ठीक है, कैपिटल चाहिए क्या? नहीं चाहिए। क्या लिखा हुआ है? नो कैपिटल रिक्वायर्ड। ओके बात। सिक्स्थ बेसिस, रिस्क। बिजनेस में रिस्क है कि नहीं? रिस्क पता है क्या होता है? तो आज यही बात कर लेते हैं पहले, रिस्क क्या होता है। इसी चैप्टर का टॉपिक है, आगे जाकर आएगा अभी। क्या होता है बिजनेस रिस्क? लो पहले बिजनेस रिस्क की बात करेंगे, ठीक है, थोड़ी सी बात बिजनेस रिस्क की करेंगे, दोबारा डिटेल तो करने ही वाले हैं आज हम थोड़ी देर में, ठीक है। लो लो जी, काम की याद पड़ी है कि नहीं पड़ी? मजा बहुत आने वाला है मुझे। बिजनेस रिस्क रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट और इवन लॉसेस ड्यू टू अनसर्टेनिटी एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट। फोकस 4 वर्ड पर, इनएडिक्वेट प्रॉफिट, लॉसेस, अनएक्सपेक्टेड इवेंट और अनसर्टेनिटी। बिजनेस रिस्क क्या है? वो पॉसिबिलिटी कि आपको इनसफिशिएंट प्रॉफिट होने लगे, इनएडिक्वेट मतलब इनसफिशिएंट प्रॉफिट होने लगे, या लॉस ही हो जाए। कारण क्या? वजह दो, या तो अनसर्टेनिटी थी या अनएक्सपेक्टेड इवेंट। अनसर्टेनिटी क्या होता है बेटा? लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द फ्यूचर, दैट व्हाट विल गोइंग टू बी हैपन इन द फ्यूचर।
चलो अब बहुत सारी बातें करेंगे, इसमें मैं हजारों एग्जांपल दे सकता हूं आपको रिस्क के, लेकिन हम कंप्रेस करेंगे 4-5 एग्जांपल में, समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है बेटा, इनएडिक्वेट प्रॉफिट पे पहले एक बात करूं। मैंने बिजनेस में 5 करोड़ रुपए लगाए और पहले साल प्रॉफिट हुआ 500 रुपए। समझ में आई बात? जरूरी नहीं है प्रॉफिट हमें हो तो हाँ जी हम तो प्रॉफिट में, हमारे को तो कोई रिस्क ही नहीं आया, तो बेटा रिस्क है आपको। अगर इतने पैसे लगाकर आप इतना कम कमा रहे हो रिटर्न, तो इनएडिक्वेट ही है वो प्रॉफिट, इनसफिशिएंट है। 500 रुपए में खर्चे चल जाएंगे सारे। 5 करोड़ रुपए लगा रखे बिजनेस में, साल के कमा रहे हो 500 रुपए, बहुत है। इनएडिक्वेट प्रॉफिट और इवन लॉसेस, लॉस ही हो गया। मान लो बेटा 5 करोड़ रुपए लगा लेकिन कमाए 20, माइनस में लॉस कमाया 20,000 रुपए का लॉस हुआ पूरे साल भर में, काम धंधा ही नहीं चला। कारण इन दोनों में से कुछ भी। लो इन दोनों की भी बात समझ लेते हैं। बेटा 5 करोड़ रुपए बिजनेस में लगाए, आग लग गई, सब कुछ खत्म हो गया। अनएक्सपेक्टेड इवेंट, लॉसेस हुए, लॉसेस ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। अनसर्टेनिटी क्या होता है बाबू? आपने क्या करा, इनर वियर में डील करते हो, ठीक है, गर्मियों में इनर वियर बना दिए, 5 करोड़ रुपए के इनर बना दिए, सर्दी नहीं पड़ी, प्रॉफिट तो हुए लेकिन बहुत जरा से, इनएडिक्वेट प्रॉफिट ड्यू टू अनसर्टेनिटी। समझ आई बात? आपने क्या करा, पेंसिल फिट नैरो बॉटम जीन्स का स्टॉक लगा लिया, ठीक है, ट्रेंड चेंज हो गया, फैशन बदलता है, ठीक है, और बहुत तेजी से बदलता है, फैशन बदल गया, फैशन आ गया बेल बॉटम, खत्म हो आप। शायद इनएडिक्वेट प्रॉफिट हो जाए, हो सकता है लॉसेस भी हो जाए। वजह क्या है? अनसर्टेनिटी, पता नहीं था ऐसा कुछ हो जाएगा। आप बिहार में लीकर फैक्ट्री लगाकर बैठ गए और गवर्नमेंट चेंज हो गई, नीतीश गवर्नमेंट आ गई, नीतीश सरकार ने आते ही लीकर बैन कर दी। समझ में आई बात? अब ये बता दो बिजनेस में रिस्क होता है कि नहीं होता है? डिफरेंस पे वापस आ जाए, इसकी बात थोड़ी देर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। डिफरेंस पर वापस आ जाए, लो पढ़ना जरा क्या लिखा हुआ है। प्रॉफिट आर अनसर्टेन एंड इर्रेगुलर, रिस्क इज प्रेजेंट। बाबू क्या बोल रहा है? प्रॉफिट आर अनसर्टेन। अनसर्टेन मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, और अगर हो भी रहा है तो भी इर्रेगुलर है। ऐसा हो सकता है मैंने दुकान का शटर वाला इनका आज तो 1000 रुपये कमा के ही लेके जाऊंगा, दे सकता है कोई गारंटी? पूरे दिन बेटा ओले पड़ते रहे, कोई ग्राहक नहीं आया, हो सकता कि नहीं हो सकता? बिजनेस में बेटा रिस्क हमेशा है, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा अनसर्टेन है। अनसर्टेन मतलब कुछ नहीं पता, हो के ना हो, लॉसेस भी हो सकते हैं, इनएडिक्वेट भी हो सकते हैं, प्रॉफिट सफिशिएंट भी हो सकते हैं, और अगर हो भी रहे हैं तो भी इर्रेगुलर है। रेगुलरिटी थोड़ी है रोज 1000 रुपए ही कमा रहा हूं, भाई नौकरी नहीं चल रही है जो हर महीने सैलरी फिक्स्ड है, इतनी इतनी तो मिलनी है, ठीक है ना? समझ में आई बात? रिस्क हमेशा है। प्रोफेशन में रिस्क है कि नहीं है? पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्या लिखा है? फीस इज जनरली रेगुलर एंड सर्टेन सम रिस्क। फीस रेगुलर होती है सर? जनरली होती है। अगर मैं किसी डॉक्टर की सर्विसेज से सेटिस्फाई हूं ना, जनरली मैं वहीं जाता हूं। फीवर हुआ वहीं, कोल्ड हुआ वहीं, हमेशा वहीं जाऊंगा, ठीक है ना? अनलेस एंड अनटिल, जब तक वो मुझे कहीं और रेफर ना करे। इसलिए बोलते हैं फीस इज जनरली रेगुलर सम रिस्क, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट में रिस्क है, फिक्स सैलरी है, तो बेटा वहां पर रिस्क नहीं होता, ठीक है। हर चीज की अपनी एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। 7th वन क्या है बेटा? ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। अब बड़े काम की बात है ये। इंटरेस्ट समझते हो? बिजनेस में आपका जो इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, क्या वो ट्रांसफर किया जा सकता है? प्रोफेशन में जो आपका इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, क्या वो ट्रांसफर किया जा सकता है? और एम्प्लॉयमेंट में जो आपका इंटरेस्ट है, क्या वो ट्रांसफर किया जा सकता है? बेटा बिजनेस ट्रांसफर होते हैं। आपके दादाजी आपके फादर को देके गए थे, आपके फादर आपको देके जाएंगे, आप अपने बच्चों को देके जाओगे विद सम फॉर्मेलिटीज। शॉप की रजिस्ट्री करनी है एक दूसरे के नाम, फॉर्म ट्रांसफर करनी है, तो हो जाएगा। बिजनेस ट्रांसफर होते हैं, बहुत आराम से हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रोफेशन ट्रांसफर होते हैं। मेरे नाम पर डिग्री आ गई, मनीष कालरा चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, मैंने कहा शिवांग भाई तो मेरा भाई, ले कल से तू सीए, ऐसे डिग्री दे सकता हूं मैं शिवांग को। प्रोफेशन कभी ट्रांसफर होता है? नहीं होता। एम्प्लॉयमेंट कभी हो सकती है ट्रांसफर? अपॉइंटमेंट लेटर मेरे नाम पर आया, मैंने कहा लो सान्या बाबू कल से आपने जॉब करनी है, बैंक में जॉब आपकी पक्की, तो ऐसा हो सकता है कभी? नहीं बेटा ऐसा नहीं हो सकता कभी। एम्प्लॉयमेंट कभी ट्रांसफर नहीं होती, प्रोफेशन कभी ट्रांसफर नहीं होता, बिजनेस ट्रांसफर होता है विद सम फॉर्मेलिटीज, ठीक है। एंड लास्ट वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब वो रूल्स एंड रेगुलेशन जो आपको आपके कंडक्ट में उतारने हैं, ठीक है। बिजनेस करने का कोई रूल्स रेगुलेशन है?
पापा ने कहा नहीं, आज दुकान पे ना आइयो जब तक क्लीन शेवन ना होए, फॉर्मल कपड़े पहन कर ही आइयो, वरना बिजनेस नहीं करना। ऐसा कुछ नहीं बेटा, बिजनेस करने का कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, ठीक है, ना हो भी ना तब भी चले जाओ, तब भी हो जाएगा बिजनेस। प्रोफेशन करने के कोड ऑफ कंडक्ट है 25, अभी बोला था मैंने 24-25 है। मैं ऐड कर सकता हूं क्या? सी ऐड कर सकता है कभी? नहीं बेटा, ऐड नहीं कर सकते ना आप कभी, पता है ना ये बात, अभी बताई है ना। तो बेटा प्रोफेशन करने के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। किसने दिए हैं? आपकी प्रोफेशनल बॉडी ने दिए हैं। प्रोफेशनल बॉडी के नाम बता दूं एक दो? सीए के लिए लो, अभी सुन ही लो आप जल्दी जल्दी से। आईसीआई, सीएस भी एक प्रोफेशन हो सकता है अगर प्रैक्टिस कर रहे हो। आईसीएसआई, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, ये कंपनी सेक्रेटरी होते हैं ना, ठीक है। सीएमए सुना? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तीन ही तो यार बढ़िया बढ़िया कोर्स निकलते हैं कॉमर्स साइड से। सीएमए, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। लो और सुन लो बेटा, लॉयर्स के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। डॉक्टर्स के लिए आईएमए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। तो बेटा हर प्रोफेशन की कोई ना कोई प्रोफेशनल बॉडी रहती है जो आपको रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने को कहती है, जो आपको मेंबरशिप नंबर इशू करती है, जो आपको सीओपी इशू करती है। जो मेंबरशिप नंबर सीओपी देगा बेटा, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने के लिए भी बोलेगा। समझ आई बात? एम्प्लॉयमेंट पढ़ो अब। एम्प्लॉयमेंट कहता है नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर लेट डाउन बाय द एम्प्लॉयर आर टू बी फॉलोड। बाबू नौकरी करने के भी कोई रूल्स एंड रेगुलेशन है? होंगे, कहां लिखे रहते होंगे? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सर्विस एग्रीमेंट में नहीं लिखे रहते? अभी तो बताया था आपको नौकरी करने के। कहता है नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर लेट डाउन बाय द एम्प्लॉयर आर टू बी फॉलोड। वो रूल्स एंड रेगुलेशन आपको बिहेवियर में उतारना जो आपके एम्प्लॉयर ने बताया आपको। वो कहां बताता है? वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में बताता है। समझ आई बात? बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट डिफरेंस ओके, फिट, फाइन। चलो अब मैं बहुत जल्दी से एक बात करता हूं बेटा, ऑल्दो मैं कर चुका हूं बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक 6 समझा रहा हूं, 4 मैं पहले समझा चुका हूं, टोटल 6 करानी है। रेगुलरली एंगेज होना है, याद है बात? प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अर्निंग प्रॉफिट, ठीक है। 2 बातें और समझ लो बेटा। एक फीचर यह है कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक अभी पढ़ा था ना, ह्यूमन एक्टिविटी 2 तरीके के होते हैं, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। बेटा बिजनेस आउट ऑफ लव किया जाता है क्या? आउट ऑफ सिंपैथी। आपने दुकान को दिया, अरे कोई नहीं लूट के ले जाओ, कोई नहीं, ठीक है। तो बेटा बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, हमेशा टू अर्न द प्रॉफिट इसलिए की जाती है, पैसा कमाने के लिए की जाती है, टू अर्न द लिवलीहुड के लिए की जाती है, इसलिए हमेशा बोलते हैं बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। 5 फीचर हो गए। अब एक लास्ट, ये भी मैं पढ़ा चुका हूं, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। क्लियर? बिजनेस में बेटा रिटर्न की सर्टेनिटी नहीं है। दुकान खोलते नहीं बता सकते आज तो इतने रुपए ले ही जाऊंगा, कुछ नहीं पता। इनएडुकेट प्रॉफिट हो, लॉसेस हो, सफिशिएंट प्रॉफिट हो, वो भी इरेगुलर हो, कुछ भी नहीं पता। अनसर्टेनिटी हमेशा ही है। बात ओके? 6 के 6 फीचर ओके। अब हमने 2 मेजर टॉपिक कर लिए, बिजनेस के फीचर खत्म कर लिया, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट का डिफरेंस कर लिया। अब आगे बढ़ते जाएंगे। अब मैं पेस पकड़ूंगा, ठीक है। अब थोड़ा सा पेस पकड़ते हैं, ठीक है जी। अब बहुत तेजी से बढ़ेंगे आगे, ठीक है। मैं एनसीईआरटी में लिखा, जितना नोट्स में लिखा, मैं उतना पढ़ाने में कभी विश्वास नहीं रखता, ठीक है। बहुत कुछ सीख कर जाओगे, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे बेटा। बिजनेस को ना फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक का नाम है इंडस्ट्री, ये वैसे आपका 10th क्लास का टॉपिक है, इसको मैं टच कम करूंगा, ठीक है। और एक का नाम है कॉमर्स। इंडस्ट्री फर्दर 3 तरीके की है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, ठीक है। और इनको फर्दर भी क्लासिफिकेशन है बेटा। 11th में एक्सपेक्ट मत करना इस साइड से कोई क्वेश्चन आएगा, यहां से कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा। मेरा तो मुद्दा यही है, मेरा ये कोई मुद्दा नहीं। पता है ना प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी क्या होता है, ठीक है ना। हाँ मेरे को पता है, नाम क्या गया ना, डॉक्टर लगाना शुरू कर दो आप, कोई बोले तो कहना पीएचडी करी है हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी इंडस्ट्री में, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। हाँ यहां पर करेंगे ना बात हम बहुत सारी। कॉमर्स के फर्दर 2 पार्ट है बेटा, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। काम की बात, बहुत काम की बात, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड।
कॉमर्स के फर्दर दो पार्ट है बेटा, एक ट्रेड और एक ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ठीक है, ट्रेड क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ट्रेड, व्यापार करना। ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ट्रेड। और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या होता है बेटा? ट्रेड को स्मूथली रन करने के लिए आपको जो भी सर्विसेज की जरूरत होती है वो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है। जस्ट लाइक दैट कि टर्शरी सेक्टर और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में कोई डिफरेंस होता ही नहीं है। टर्शरी सेक्टर बेटा प्राइमरी और सेकेंडरी को सपोर्ट करने के लिए होता है, ये सपोर्ट सर्विसेज देता है प्राइमरी और सेकेंडरी को। सेम इसी वे ट्रेड को सपोर्ट सर्विसेज देता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। समझ आई बात? थोड़ी सी तो आई। ट्रेड फर्दर दो तरीके का, पहले इसका क्लासिफिकेशन निपटाएंगे, इसका बाद में देखेंगे। ठीक है, और ये मेरा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, बता देता हूं, चैप्टर नंबर 4। ये पूरा चैप्टर 4 है, पूरा चैप्टर 4। मैं इसको बहुत कम टच करूंगा, चैप्टर 4 में बहुत डिटेल टच करूंगा। 4 दिन में वहां पहुंच जाएंगे हम। ठीक है, कुछ चीजें जो मैं पेंडिंग बोलता जाऊंगा वो आप पेंडिंग करते जाना, लिखते जाना कि मैंने बाद में समझाई कि नहीं समझाई। ठीक है ना, बच्चों के दिमाग में बड़ा होता है, लेग पुलिंग करते हैं टीचर की, यार ये समझाएगा नहीं, इसे आती नहीं, तभी कह रहा है ये। ठीक है, मेरी लेग पुलिंग नहीं करोगे मुझे मजा नहीं आएगा। ठीक है ना, मैं भी चाहता हूं आप करो मेरी लेग पुलिंग। ठीक है, ट्रेड फर्दर दो तरीके का होता है बेटा, एक इंटरनल ट्रेड और एक एक्सटर्नल ट्रेड। वैसे आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, चैप्टर नंबर 10 इज इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड या इंटरनेशनल बिजनेस, चैप्टर नंबर 11। इंटरनल ट्रेड क्या होता है? इंटरनल ट्रेड होम ट्रेड भी बोलते हैं, डोमेस्टिक ट्रेड भी बोलते हैं। क्या होता है? जो किसी एक कंट्री की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर अंदर हो रहा है वो इंटरनल ट्रेड है। और एक्सटर्नल ट्रेड कम से कम एटलीस्ट 2 कंट्रीज की इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है ना। इंटरनल ट्रेड दो तरीके का होता है, होलसेल और रिटेल। होलसेल और रिटेल डिफरेंस समझते हो ना? होलसेल क्या होता है बेटा? कंपैरेटिवली ज्यादा क्वांटिटी में खरीदना और ज्यादा क्वांटिटी में बेचना होलसेल, और रिटेल कंपैरेटिवली लेसर क्वांटिटी में खरीदना और लेसर में बेच देना इज रिटेल ट्रेड। समझते हो ना ये तो? ठीक है। अभी बेटा एक्सटर्नल ट्रेड के लिए मैं यहां पर क्लासिफिकेशन बनाता हूं, दिखेगा नहीं अदरवाइज आपको। ठीक है, एक्सटर्नल ट्रेड देखते हैं। लो, 3 तरीके का होता है, ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है, थोड़ा सा टच करूंगा इसको। एक्सटर्नल ट्रेड 3 तरीके का होता है बेटा, पता होगा वैसे तो। एक्सपोर्ट पता है? एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और एंट्रीपोर्ट। लो, मेरे सामने पीएचडी क्वालिफाइड बच्चे बैठे हैं, ये बताएंगे मेरे को एक्सपोर्ट क्या होता है। एक्सपोर्ट क्या होता है बाबू? यार सिंपल हिंदी में बता दो, कोई आफत आ रही क्या? दूसरी कंट्री को बेच देना, अपनी कंट्री में गुड्स प्रोड्यूस करा और दूसरी कंट्री को बेच देना। एक्सपोर्ट। इंपोर्ट क्या होता है? दूसरी कंट्री से खरीद लेना या मंगा लेना, वो इंपोर्ट होता है। और एंट्रीपोर्ट क्या होता है? इंपोर्ट करना फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट। अभी इसका एग्जांपल टच करेंगे। लो, इसका एग्जांपल देता हूं मैं आपको और एक बारी में कनेक्ट होना चाहिए। लो, इतना बढ़िया एग्जांपल। बाबू, हमारे देश के गुड्स बाहर चले गए, एक्सपोर्ट कर दिया सानिया मिर्जा, और किसी और देश के गुड्स आप अपनी कंट्री में ले आए, वो इंपोर्ट करना है, सोनिया गांधी। ठीक है ना। अब इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। ठीक है ना। वहां पूरी जिंदगी याद रहेगा, कभी जिंदगी में भूल नहीं सकते आप एक्सपोर्ट क्या होता है और इंपोर्ट क्या होता है। ठीक है। अब एंट्रीपोर्ट की बात करेंगे। ठीक है, एंट्रीपोर्ट क्या होता है बेटा? इंपोर्ट करना फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट। लो, ये बहुत काम की बात है बेटा। आप हो इंडिया, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया ने आपको ऑर्डर प्लेस किया एक। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने आपको ऑर्डर प्लेस करा, लेट्स सपोज 1000 kg गोल्ड। ठीक है, और प्राइस एग्रीड इज 40,000 पर 10 ग्राम। ठीक है, एक तोले का 40,000 रुपए। ठीक है, अब उनको क्या पता, इंडिया में तो खुद गोल्ड नहीं होता, हम तो खुद मांगते रहते हैं दूसरों से। ठीक है, लेकिन उन्होंने ऑर्डर प्लेस कर दिया, तो हमने क्या करा बेटा? हमने भी एक ऑर्डर प्लेस कर दिया यूएई को। असली सामान तो इनके पास है। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा बेटा? हमारा मान लो ऑस्ट्रेलिया से टर्म्स एंड कंडीशन तय हुई कि हम इनको 2 महीने में देंगे 1000 किलो गोल्ड। ठीक है, और 40,000 रुपये पर 10 ग्राम रेट हमारा सेट हो गया। हमने इनको दिया 1.5 महीना कि हमारे को 1.5 महीने में दो। इन्होंने बेटा 1.5 महीने में हमें दे दिया। ऑब्वियसली बात, हमने इनसे कुछ कम खरीदा होगा, प्रॉफिट हम बीच में अपना भी रखेंगे, और हमने क्या करा? फर्दर इसको एक्सपोर्ट कर दिया। देखो सिंपल सी बात, इंपोर्ट किया हमने फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट, दिस इज नोन एज एंट्रीपोर्ट। वेरी सिंपल, समझ आई बात? तीनों टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर है? ठीक है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट,
एंट्रीपोर्ट, ओके। चलो अब हमारा मुद्दा है बेटा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ठीक है। थोड़ा सा तो टच करूंगा मैं इसको, ठीक है। और बाकी बहुत डिटेल्ड की बात करोगे तो हाँ आप कहोगे 4 घंटे लगाऊंगा बेटा सिर्फ ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में, बल्कि 4 छोड़ो 8 घंटे लगाने हैं मेरे को। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड को समझाने के लिए मैं 8 घंटे लगा दूंगा, ठीक है। लेकिन आप फिलहाल थोड़ा टच करते हैं इसको। चैप्टर 4 पूरा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है, इंटरनल ट्रेड पूरा चैप्टर नंबर 10 है और एक्सटर्नल ट्रेड पूरा चैप्टर नंबर 11 है, ठीक है। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड आपके कोर्स में 5 है, बहुत सारी हो सकती हैं, बहुत सारी। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड आपके कोर्स में 5 है। ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग एंड फाइनेंस आपके कोर्स में है, इंश्योरेंस आपके कोर्स में है, वेयर हाउसिंग आपके कोर्स में है और लास्ट वन इज एडवर्टाइजिंग। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड होती क्या है? ट्रेड स्मूथ फ्लो पर चलता रहे तो बेटा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती है ट्रेड को, समझ आई बात? जो टर्शरी सेक्टर करता है प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए।